हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी अपने माता पिता के जाने के बाद अपने चाचा जी वीर सिंह के साथ रहा करती। चांदनी के चाचा जी बहुत ही गुस्से वाले थे, जिसके चलते चांदनी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो जो भी बोलते थे उसे चुपचाप मान लिया करती। एक दिन वो छत पर कपड़े धो रही थी कि तभी उसके बगल की छत से एक अशोक नाम का लड़का कूदकर उसकी छत पर आता है। तुम पागल हो क्या? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो तूफान आ जाएगा, और अगर चाचा जी को पता चल गया तो मेरी मौत। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हें हाथ लगाए? अरे तुमसे पहले उसे ना मुझसे बात करनी होगी। ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाकर मारो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाली हूँ। अगर ऐसी बात है तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों बोल दूँ? मुझे ये फालतू बातें नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी अब 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो तुम और कब आओगे? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। अशोक और चांदनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी वीर सिंह घर आता है और हॉल में बैठकर चांदनी को आवाज देने लगता है। चांदनी, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। चांदनी। जी चाचा जी, अभी आती हूँ। छत पर कपड़े धो रही हूँ। देखो चाचा जी आ गए हैं, वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। तुम जाओ जल्दी से। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ, मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब भगवान के लिए तुम यहाँ से जाओ। आज तुम्हें कपड़े धोने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। कोई और भी था क्या तुम्हारे साथ छत पर? ना ना नहीं चाचा जी, मैं तो अकेली ही हूँ छत पर। और धुल गए मेरे कपड़े। मैं तो अभी इन्हें धूप में डाल कर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। वीर सिंह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चांदनी भी नीचे आती है। जी चाचा जी कहिए, आपको क्या बात करनी थी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का पसंद किया है। वो लोग तुम्हें कल देखने आने वाले हैं। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है कर लेना और मेरे से पैसे ले लेना। चाचा जी शादी, वो भी इतनी जल्दी? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मेरे कॉलेज का दूसरा ही साल चल रहा है। मुझे मेरी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, अपना फैसला सुनाया है। वीर सिंह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी अपनी शादी की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली गीता का फोन आता है। चांदनी उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर गीता बोलती है। देख चांदनी, अभी भी समय है। तू एक बार अपने चाचा जी को अपने और अशोक के रिश्ते के बारे में बता दे। बेचारा कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहा है। तुझे उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तू क्या चाहती है? जैसे शादी से प्यार के लिए तरस रही है, वैसे ही शादी के बाद भी तरसे। गीता, मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान से बढ़कर प्यारी कोई चीज नहीं है। मेरी खुशी भी नहीं। मैं उन्हें कैसे भी करके दुखी नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है तो फिर कर अपनी जिंदगी बर्बाद तू। मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। गीता फोन रख देती है और चांदनी भी अपनी शादी को अपनी किस्मत समझकर चुपचाप बैठ जाती है। अगले दिन लड़के वाले उसके घर आते हैं और चांदनी सबके सामने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात रखती है, जिस पर लड़का अमित कहता है। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, मैं आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में करवाऊंगा। आप जितना चाहे पढ़ सकती हैं। जी ठीक है, फिर मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है। मतलब पहले आपको शादी से परेशानी थी? अगर हम आपको पढ़ाने से मना कर देते तो आप शादी नहीं करती? नहीं अमित बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी जुबान हमारी पगड़ी से जुड़ी है और हम अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी की शान कम नहीं होने दे सकते। इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। वीर सिंह की बात सुनकर जहाँ एक तरफ लड़के वाले खुश थे तो वहीं चांदनी दुखी थी, लेकिन अपने चाचा जी की पगड़ी की शान के चलते वो कुछ नहीं बोल पाती। समय बीतता है। चांदनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। तभी घर लौटते समय अशोक की मुलाकात अमित से होती है, जो कि बीच रास्ते में दारू पीकर लड़कियां छेड़ रहा था। तभी वो उसके पास जाता है। ये क्या बदतमीजी है? इन दोनों लड़कियों को जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, ये लड़की तुझे तेरी बहन लगती है क्या, जो इनके छेड़ने पे तुझे मिर्ची लग रही है? हाँ लगती है, यही समझो। इस तरह से लड़कियों को छेड़ना अपराध है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अच्छा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू अब पुलिस को बुलाएगा? हाँ हिम्मत है, अभी बुलाता हूँ।
अशोक जैसे ही फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है, अमित अशोक के ऊपर डंडे से वार करता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ बिना बुलाए ही पुलिस आ जाती है। अमित पुलिस को देखकर अशोक को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले अशोक को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। थोड़ी देर बाद अशोक घर लौटता है और चांदनी के घर बहुत सारे मेहमानों को देखकर उसकी माँ कमला से पूछता है, माँ, चांदनी के घर में कुछ है क्या? इतने सारे मेहमान क्यों हैं? बेटा, हमारी चांदनी की शादी तय हो गई है, बस उसी की तैयारी चल रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चांदनी ने शादी के लिए हाँ कही? बेटा, तू भी कैसी बात करता है? चांदनी ने हाँ ही की होगी, तभी तो शादी की तैयारी हो रही है। माँ, आप भी जानती हो कि अंकल जी कैसे हैं और वो कैसा बर्ताव करते हैं चांदनी के साथ। अरे आपको लगता है उन्होंने एक बार भी पूछा होगा उससे कि उसके मन में क्या है? बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ये उसके घर का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अशोक जैसे तैसे करके चांदनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और चांदनी उसे देखकर हैरान रह जाती है। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? कभी तो अपने लिए सोच लिया करो। खुश रह पाओगी शादी के बाद तुम? नहीं रह पाऊंगी जानती हूँ, लेकिन मैं इस शादी से मना करके अपने चाचा जी की पगड़ी बीच समाज में नहीं उछाल सकती, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम उन्हें चाहे पिता ही क्यों ना मानो, लेकिन वो तुम्हें बेटी नहीं मानते। उन्होंने तुम्हें एक अनाथ समझ के पाला है, वरना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। ये लड़का कौन है? किसकी फोटो है ये? इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये शराबी अय्याश है। मैं इसे आज ही मिलके आ रहा हूँ। बस करो अशोक, इस बार तुम्हारा झूठ काम नहीं आएगा। इस बार मेरी शादी कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान ही सब कुछ है। देखो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इससे भी मत करो, ये सही नहीं है। माना मेरे चाचा जी मुझे कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन वो इतने बेकार लड़के से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ये लड़का उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही पसंद किया होगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। चांदनी अशोक को अपनी कसम देकर कुछ भी करने से रोक लेती है। उन दोनों की बातें वीर सिंह दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था, लेकिन वो अपने फैसले पर कोई सोच विचार नहीं करता। शादी का दिन आ जाता है। चांदनी दुल्हन बनकर स्टेज पर जाने के लिए तैयार होती है। तभी वीर सिंह अमित को फोन पर बातें करता सुन लेता है। एक बार ये शादी हो जाए और मैं इसे लेकर देश से बाहर चला जाऊं, फिर पढ़ाई छोड़ो, ये घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, सिर्फ घर का काम करेगी नौकरानी बनकर। मैं शादी करके बीवी नहीं, नौकरानी ला रहा हूँ, बाकी रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही। अमित की बातें सुनकर वीर सिंह को यकीन हो जाता है अशोक सच बोल रहा था और वो बाहर जाकर सबके सामने कहता है, ये शादी नहीं हो सकती, आप सभी घर जा सकते हैं। आप ये क्या बोल रहे हो? वही जो सच है, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। तुमसे शादी करवा के अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। वीर सिंह अमित और उसके परिवार वालों को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है और शादी तोड़ देता है। साथ ही चांदनी से उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के लिए माफी मांगता है। इस तरह से चांदनी की जिंदगी भी खराब होने से बच जाती है और उसके चाचा जी की पगड़ी पर भी कोई आंच नहीं आती। गणपत गांव का बहुत जाना माना पंडित था। गांव के लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे। उसकी कही हुई किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। एक दिन गांव की एक प्यारी नाम की एक औरत उसके पास आती है। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपके सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पंडित जी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि वो मेरी सुनने लगे और अपने माँ बाप को मुड़कर ना देखे। लेकिन ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे पंडित जी, आप भी क्या सही और गलत के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो बस अपनी दक्षिणा पर ध्यान दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। गणपत प्यारी की लालच भरी बातों में आ जाता है और प्यारी को उसके पति को काबू में करने का उपाय बता देता है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। वो पैसे लेकर पीछे मुड़ता है, सामने अपनी पत्नी लक्ष्मी को खड़ा पाता है। लक्ष्मी, ऐसे भूत बन के क्यों खड़ी हो? हटो रास्ते से। सुनिए जी, आप ये सही नहीं कर रहे। एक पंडित होकर
किसी का घर बर्बाद करना, अपनी शिक्षा का गलत प्रयोग करना अच्छी बात नहीं। अपना नाम लक्ष्मी रखने से घर में कोई लक्ष्मी आ नहीं जाती है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। और मैं उस औरत का घर बसा रहा हूँ, बिगाड़ नहीं रहा हूँ। आप बिगाड़ ही रहे हैं। आप नहीं जानते वो औरत कितनी तेज है। वो अपने पति को अपने कब्जे में करके एक बूढ़े सास ससुर को घर से बाहर निकालना चाहती है। वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या, हमें तो धन से मतलब है, धन चाहिए हमें बस। हे भगवान, कैसा पति दिया है आपने मुझे, जब देखो पैसों के पीछे ही भागता रहता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी गांव की चंपा मणिहारन वहां आती है। कहाँ हो दीदी? चूड़ियाँ ले लो, कांच की हरी हरी चूड़ियाँ। दीदी हरी चूड़ियाँ ले लो, हरी चूड़ियाँ। आज सुबह से बोनी नहीं हुई है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। क्यों दीदी, कोई काम था क्या आपको? हाँ काम था, लेकिन ये बात तुझे सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी। बहुत विश्वास करके मैं तुझे ये काम बता रही हूँ। अगर तूने मेरे ये काम कर दिया ना, तो मैं तुझे रोज के 100 रुपए दूंगी। अरे दीदी, ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आप मुझे रोज के 100 रुपए देने के लिए तैयार हो? मैं आज मायके जाने वाली हूँ। मुझे पता लगा है कि मेरे मायके जाते ही मेरे पति बहुत सारा सामान लेकर कहीं चले जाते हैं। मुझे पता करना है कि वो कहाँ जाते हैं, कहीं उनका कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा। हाय दीदी, आप अपने ही पति की जासूसी कर रही हो, और अगर कहीं सच में आपके पति का चक्कर चल रहा होगा तो बिना बात के आपका घर टूट जाएगा और इल्जाम मुझ पर लगेगा। ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। आप खुद ये काम क्यों नहीं करती? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं ये काम तुम्हें करने को कह रही हूँ। मुझे अपने पति की सच्चाई जानना जरूरी है। एक बार का हो तो मैं शक ना भी करूं, लेकिन हर बार मेरे जाते ही वो कहाँ जाते हैं, मेरे लिए जानना जरूरी है। इस काम के बदले में 500 नहीं बल्कि 1000 भी देने को तैयार हूँ मैं। ये काम करने में वैसे कोई बुराई तो नहीं है, रोज की कमाई भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। चंपा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गणपत हाथों में साड़ी लेकर लक्ष्मी के पास आता है। ये देखो, तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ मैं, इसे भी अपने साथ लेके जाना। ठीक है, ले जाऊंगी। मुझे लग रहा है आपको मेरे मायके जाने की बहुत खुशी है, इसलिए नई साड़ियाँ लेकर आए हो। तुम औरतों का कुछ समझ नहीं आता मुझे। अरे तुम्हें तोहफा दो तो तुम ताना देती हो, ना दो तो भी ताना देती हो। रहने दो, मत ले जाओ। नहीं, मैं ले जाऊंगी, आप गुस्सा मत करिए। कुछ देर बाद गणपत लक्ष्मी को लेकर स्टेशन जाता है और उसे ट्रेन में बिठाकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन अपना सामान पैक करके घर में ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ चंपा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल देती है। गणपत गांव के चौराहे से रिक्शा लेकर निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए चंपा देखती है कि गणपत दूसरे गांव के एक जंगल में जाता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है और कोई लड़की उसके लिए पानी लेकर आती है। गणपत उसका हाथ पकड़ लेता है। दीदी का शक तो बिल्कुल सही है, इनके पति का तो सच में चक्कर चल रहा है, उनको तो बताना ही पड़ेगा। दीदी, आपको पता है, आपका शक बिल्कुल सही है। आपके पति का चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। वह सारा सामान इस लड़की के लिए ही लाते हैं, मैंने उन्हें देते हुए देखा है। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। मैं कल ही वापस आ रही हूँ, तब देखती हूँ कि ये क्या कहते हैं। गणपत को लक्ष्मी के आने की खबर मिल जाती है और वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है गणपत मंदिर में बैठा पूजा कर रहा है। आप कब आए? ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुम तो अपने मायके गई थी ना पूरे महीने के लिए, तो 2 दिन में वापस कैसे आ गई? क्यों, मेरे आने से आपको परेशानी हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा ही घर है, जब तुम चाहो आ सकती हो। गणपत पूजा में व्यस्त हो जाता है और लक्ष्मी अपने मन में कुछ सोचने लगती है। मैं इनसे सीधे सीधे कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। ये सच बताएंगे नहीं और झूठ मुझे सुनना नहीं है। लेकिन झूठ कितने दिन तक ही छुपेगा, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही।
कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है और उसे फिर अपने मायके जाना पड़ता है और वो चंपा को अपने पति पर नजर रखने को कहकर अपने मायके चली जाती है। उसके जाते ही गणपत फिर से ढेर सारा सामान लेकर निकल जाता है और उसी झोपड़ी में पहुंच जाता है। चंपा फिर खिड़की से उन पर नजर रखती है, तभी अचानक उसका पांव फिसल जाता है। किसी के होने की आहट सुनकर गणपत और वो लड़की बाहर आते हैं तो देखते हैं चंपा के साथ लक्ष्मी भी वहीं खड़ी होती है। गणपत को किसी लड़की के साथ देखकर लक्ष्मी गुस्से में कहती है, क्या कमी रह गई थी मुझ में जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें इसके पास आना पड़ा। अब समझ में आया कि आपको मेरे मायके जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती थी, क्योंकि इस लड़की के बिना आपसे रहा जो नहीं जा रहा था। सोच समझ के बोला करो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। तुम पहले अपने आप को देखो, पति की जासूसी करते हुए शर्म तो आई नहीं तुम्हें? जासूसी की तभी तो सच सामने आया। आप रहिए इसी लड़की के साथ, मैं जा रही हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनो, ये जो लड़की है ना ये मेरी बहन है और मैं इस झोपड़ी में किससे मिलने आता हूँ, चलो देख लो खुद ही। लक्ष्मी झोपड़ी में जाती है और देखती है कि एक अंधी बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। ये सब देखने पर गणपत उसे सच बताता है कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है और वो लड़की उसकी बहन। ये आप क्या बोल रहे हो? आपकी माँ तो गांव में है। हाँ वो मेरी माँ है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं। जन्म देने वाली माँ ये है मेरी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाके माँ से पूछ सकती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पे शक करोगी। आप मुझे ये पहले बता सकते थे। कैसे बताता ये सच? मुझे ये डर था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो, तुम्हें तकलीफ ना हो, इसलिए जब तुम मायके जाती थी तो मैं इन लोगों से मिलने आता था, लेकिन तुमने मुझ पे शक किया। इसका बहुत दुख हुआ मुझे। सच्चाई जानने पर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पति पर शक किया और वो अपने पति से उसकी जासूसी करने के लिए उससे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से उस पर शक करना छोड़ देती है और प्यार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पंडित चतुरेश्वर अपना झोला लिए और कुछ बड़बड़ाते हुए गांव की गलियों से गुजर रहे थे। तभी किसान मंगल अचानक उसे प्रणाम करते हुए उसके सामने आ जाता है। पंडित जी प्रणाम, कैसे हो आप? अब तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से तू मेरे सामने आ गया। अब ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। अच्छा मजाक कर लेते हो पंडित जी आप। वैसे मैं कह रहा था कि जरा मेरी कुंडली एक बार आप देख लेते तो अच्छा होता। उम्र बढ़ी जा रही है, इसलिए मेरी अम्मा को भी मेरी शादी की चिंता होने लगी है। हाँ समय मिलेगा तो देख लूंगा। अभी जाने दे मुझे, दूसरे गांव जाके एक विवाह संपन्न करवाना है मुझे। जी पंडित जी, लेकिन मेरी बात भी याद रखिएगा। पंडित चतुरेश्वर मंगल की बात को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। शाम होती है जब वो घर पहुंचता है तो अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी माधवी कहती है, अजी आप विवाह संपन्न करवाने गए थे या कहीं खरीदारी करने? ये सब क्या है? अच्छा ये सब? अरे ये सब तो तुम्हारे पति को दक्षिणा में प्राप्त हुआ भाग्यवान। ये फल, ये मेवे, ये सब मुझे लड़के के परिवार वालों ने दक्षिणा में दिया है। और पता है साथ में 11,000 रुपये भी दिए हैं। इतनी ज्यादा दक्षिणा? पैसों तक तो ठीक है, लेकिन इन सब सामान के लिए आप मना नहीं कर सकते थे? मना कर देता? अरे भला एक पंडित दक्षिणा के लिए मना कैसे कर सकता है? और तो और मैं इस गांव के आसपास का इकलौता हूँ पंडित। मानती हूँ, लेकिन शादी संपन्न करवाने की दक्षिणा इतनी भी नहीं लेनी चाहिए आपको। भगवान की कृपा से हमारे पास किस चीज की कमी है? अब तुम मुझे महात्माओं की तरह प्रवचन देना बंद करो और बिस्तर लगाओ मेरा। मंत्र बोल बोल कर मेरा मुंह दुख गया और तुम यहाँ बहस कर रही हो मुझसे। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बहस। चतुरेश्वर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और माधवी उन सभी सामान की ओर देखने लगती है। पंडित चतुरेश्वर आसपास के गांव में एक अकेला विद्वान पंडित था, इसलिए गांव वालों को कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करना होता था तो वो पंडित चतुरेश्वर के पास ही आते थे, जिसके कारण पंडित जी को भारी दक्षिणा भी मिला करती थी, जो कि उसकी पत्नी माधवी को बहुत खटकता था। बात एक रोज की है। गांव की एक बूढ़ी औरत चतुरेश्वर के घर आती है। माधवी, चतुरेश्वर घर पर है क्या? नहीं काकी, वो तो रायचंद के यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाने गए हैं। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हाँ माधवी, पोते का 5वां जन्मदिन है अगले हफ्ते।
तो मैंने घर पर शांति पूजा रखने की सोची। उसी के लिए चतुरेश्वर को कहना था थोड़ा समय निकाल के पूजा कर दे। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, वो जैसे ही आएंगे ना मैं उनसे बात कह दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ बेटी। अरे अरे काकी, मेरे घर आए हो, चाय पीकर तो जाओ। बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, कैसी बात कर रही है तू? तू तो जानती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और तू ठहरी पंडिताइन, मेरे साथ चाय पीना तुझे शोभा नहीं देता। अरे काकी, कैसी बात करती हो आप? मुझे बेटी भी कहती हो और चाय पीने से मना भी कर रही हो। भले ही मैं पंडिताइन हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपका स्वागत सत्कार करना मेरा फर्ज है। माधवी की ये बात सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में वो माधवी के साथ बैठकर चाय पीती है। शाम को जब माधवी खाना बना रही होती है तभी चतुरेश्वर घर आता है। थोड़ी देर में उसे खाना परोसते हुए माधवी बूढ़ी औरत के घर पूजा की बात बताती है। अगले हफ्ते करना है क्या? ठीक है करवा दूंगा, लेकिन हाँ पूजा के लिए कह देना उन्हें दक्षिणा चाहिए मुझे, इंतजाम कर ले पहले ही। ये आप क्या कह रहे हैं? काकी की आर्थिक स्थिति आपसे छुपी तो है नहीं, वो कितनी गरीब हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं, तो आप उनसे दक्षिणा की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात हुई भला? बिना दक्षिणा के पूजा कौन करवाता है? अगर वो इतने ही गरीब है तो पूजा क्यों करवा रहे हैं? देखिए, आपको हर पूजा या धार्मिक कार्य करने के लिए दक्षिणा तो मिलती ही है। अगर आप काकी के घर बिना दक्षिणा लिए पूजा करवा देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? इतना खाली समय नहीं है मेरे पास जो मैं मुफ्त में जाऊं और पूजा करवा दूं, समझी तुम? मुझे ना भोजन करने दो चुपचाप से। चतुरेश्वर का यह व्यवहार देखकर माधवी को बहुत बुरा लगता है। अब उस बूढ़ी औरत के घर पूजा भी नहीं हो पाती, जिसके कारण वो घर के बाहर उदास बैठी होती है। तभी वहां से गुजर रहा मंगल उसके पास आता है। अरे काकी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कोई दिक्कत है क्या? क्या बताऊं मंगलू बेटा, घर में एक शांति पूजा करवानी थी, लेकिन वो चतुरेश्वर पंडित कहता है दक्षिणा में 5 किलो अनाज और 2000 रुपए लेगा। अब मैं गरीब भला इतने पैसे कहाँ से लाऊं? हे भगवान, पूजा करवाने के लिए भला इतनी बड़ी दक्षिणा कौन मांग सकता है? काकी, मुझे लगता है पंडित को अब पैसों का लालच हो गया है। कुछ समय पहले मैंने उसे अपनी कुंडली देखने को कहा था तो उसने पता नहीं क्या दोष बता दिए, जिसे दूर करने के लिए ब्राह्मणों को दान देने का उपाय बताया। अब भला मैं गरीब किसान क्या उधार लेकर ब्राह्मणों को दान करूं? अब क्या कर सकते हैं मंगलू बेटा, गांव में कोई और दूसरा पंडित भी तो नहीं है जो कम दक्षिणा ले ले। गांव के पंडित का ऐसा लोभी व्यवहार देखकर गांव के लोगों को चतुरेश्वर से घृणा होने लगती है। एक रोज माधवी मंदिर में पूजा और गरीबों में फल दान करने जा रही होती है। तभी वहां पूजा करने आई गांव की एक औरत उसे गरीबों को दान करते हुए देखकर कहती है, वाह वाह वाह, क्या देख रही हूँ पुजारी जी, पंडित पूजा पाठ के नाम पर भारी भारी दक्षिणा से अपना घर भर रहा है, तो उसी दक्षिणा के सामान से पंडिताइन गरीबों में दान कर रही है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्या हुआ, सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई पंडिताइन? अरे एक पंडित को पैसे का इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए। उस औरत के ताने सुनकर मंदिर में खड़े सभी लोग माधवी को घूरने लगते हैं और वो सभी के सामने शर्मिंदा हो जाती है और मंदिर से गुस्से से घर चली जाती है। तो देखती है कि घर पर पंडित चतुरेश्वर पैसे गिन रहा होता है। तभी माधवी गुस्से से उन पैसों को छीन लेती है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया भाग्यवान? आप इन पैसों को गिनने में लगे हैं और गांव के लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी कितनी बुराई करते हैं, इस बात से परिचित हैं आप? मेरी बुराई भला कौन करेगा इस गांव में? इस गांव का पंडित हूँ मैं। लेकिन गांव के लोग आपको लोभी पंडित कहते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि वो आपका सम्मान तो नहीं करते। इसलिए अभी भी कहती हूँ, सुधर जाइए। सुधर जाऊं? अरे मैं खुद पंडित हूँ, मैं लोगों को सुधारता हूँ, उन्हें सही गलत का फर्क बताता हूँ, और तुम कह रही हो मैं भटक गया? पंडित चतुरेश्वर माधवी के हाथ से पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। अब समय बीतता है। पंडित के इस व्यवहार के बारे में गांव के सरपंच तक खबर पहुंच जाती है। तो एक रोज सरपंच जी
पंडित जी को काम से घर बुला लेते हैं। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? भगवान की दया से सब कुशल मंगल है। आप बताइए सरपंच जी, कैसे याद किया मुझे? आपको याद किया तो कोई धार्मिक काम ही होगा ना। घर में रामायण का पाठ करवाना है और घर की सुख शांति के लिए हवन भी करवाना है। ठीक है सरपंच जी, आपको सामग्री का पर्चा भिजवा दूंगा, बाकी आप तैयारियां शुरू कर देना। ठीक है पंडित जी, अब आप अपनी दक्षिणा भी बता दीजिए। और आपसे क्या कहना, 51,000 रुपये दे दीजिएगा और 2-4 बोरी अनाज दे दीजिएगा और जो मन करे श्रद्धा हो वो दे दीजिएगा। इतनी दक्षिणा कुछ ज्यादा नहीं है पंडित जी? आप इस गांव के सरपंच हैं, आपके लिए क्या ज्यादा क्या कम। अच्छा चलता हूँ मैं, मुझे कहीं और भी जाना है। पंडित चतुरेश्वर वहां से चला जाता है। सरपंच भी समझ जाता है कि पंडित को सबक सिखाने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद पंडित चतुरेश्वर सरपंच के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां गांव के सभी लोग मौजूद होते हैं, साथ ही कोई दूसरा पंडित भी होता है। सरपंच जी, ये पंडित कौन है? ये है पंडित ब्रिजमोहन, बड़ी दूर से आए हैं खास पाठ करवाने के लिए। लेकिन ये कार्य तो मैं करवाने वाला था, तो आप इसे कैसे ला सकते हैं? हाँ, लेकिन आपकी दक्षिणा सुनकर तो मैं हैरान था, इसलिए मैंने दूसरे पंडित को बुलाया, क्योंकि कोई भी पंडित मुंह खोलकर आपकी तरह दक्षिणा नहीं मांगता। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। अरे आपने तो धार्मिक कार्य पूजा पाठ को जैसे व्यापार ही बना लिया है, और एक पंडित को व्यापार शोभा नहीं देता। इसलिए पंडित जी पहले अपना लोभ त्याग दीजिए, फिर धार्मिक कार्य करवाइए, आपकी पंडिताई धरी की धरी रह जाएगी। सरपंच और गांव वालों की बातें सुनकर पंडित चतुरेश्वर को एहसास होता है कि पैसों के लोभ में वो अपना असली कर्तव्य तो भूल ही गया था, जिसके बाद से अब पंडित चतुरेश्वर दक्षिणा मांगना ही बंद कर देता है और लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे जो देना होता है दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।